बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल। इस सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे कि सेल किस तरीके से डिवाइड हो जाता है और फिर उस डिवीजन का हमारे बॉडी के लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे कि सेल साइकिल किसे कहते हैं। तो सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल खुद को डिवाइड कर लेता है और फिर जब जो सेल डिवाइड हो जाता है फिर वही सेल दोबारा मैच्योर हो जाएगा और उससे फिर एक नया सेल दोबारा बन जाएगा। तो इसी तरीके से एक साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब सेल डिवीजन कर लेता है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है डॉटर सेल। सेल डिवाइड हो जाता है, प्रोड्यूस डॉटर सेल। उसके बाद वही सेल ग्रो इन साइज, वो सेल साइज में बढ़ता जाता है और फिर जब वो मैच्योर हो जाएगा, वही सेल जो साइज में बढ़ता जाता है जब वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर वो दोबारा डिवाइड हो जाता है। तो जब वो दोबारा डिवाइड हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। जिस तरीके से प्लांट्स खुद को डिवाइड करते हैं, एनिमल्स खुद को डिवाइड कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर प्लांट्स किसी ने सीड ग्रो कर लिया और वही सीड फिर जमीन में मौजूद है, उसको अगर पानी वगैरह मिल गया तो फिर उससे एक ट्री बन जाएगा उस सीड से और फिर वही ट्री दोबारा नए नए सीड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जब वो नए नए सीड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके नतीजे में फिर वही सीड जब दोबारा जमीन में ग्रो किए जाएंगे तो उससे फिर एक नया पौधा उग जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये है कि सेल क्या कर लेगा, खुद को डिवाइड कर लेगा, उसके नतीजे में जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे वो साइज में बढ़ते जाएंगे, फिर वो मैच्योर हो जाएंगे वही सेल्स जो साइज में बढ़ते रहते हैं और उसके बाद फिर वही सेल्स दोबारा डिवाइड हो जाएंगे और फिर उस डिवीजन को जब हम कहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को फिर हम कहते हैं सेल साइकिल। अच्छा, सेल साइकिल को फिर दो फेज में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं इंटरफेज और दूसरे को हम कहते हैं डिवीजन फेज। बेसिकली इंटरफेज में होता है प्रिपरेशन, जिसमें सेल खुद को तैयार कर लेता है डिवीजन के लिए। इंटरफेज में बेसिकली होता है प्रिपरेशन, जिसमें सेल खुद को डिवाइड कर लेता है डिवीजन के लिए। और उसके बाद जो डिवीजन फेज है वहां पे क्या होता है, वहां पे सेल एक्चुअल डिवाइड हो जाता है। तो इंटरफेज में प्रिपरेशन होती है और फिर डिवीजन फेज में उसकी एक्चुअल जो डिवीजन है वो हो जाती है। तो सबसे पहले हम इंटरफेस को डिस्कस करेंगे कि इंटरफेस के अंदर मजीद क्या क्या चीजें होती हैं। तो इंटरफेस क्या है, ये लॉन्गेस्ट फेज है। अब लॉन्गेस्ट फेज का मतलब ये है कि ये पूरे सेल साइकिल में लॉन्गेस्ट फेज है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेट्स सपोज यहाँ पे है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो ये तीनों फेज इस इंटरफेस में आते हैं, लेकिन ये जो डिवीजन फेज है यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ड्रा किया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन फेज है। तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन फेज इतना है लेकिन इंटरफेस इतना है। तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। और ये क्या है कि पीरियड बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट। ये क्या है कि ये जब एक डिवीजन कंप्लीट हो जाए सेल डिवीजन, उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट हो जाता है तो उसके दरमियान जो गैप है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये डिवीजन स्टार्ट हो गया, लेट्स सपोज यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से दूसरा डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ से लेके जब ये डिवीजन यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब ये है कि नए सेल्स बन गए, तो यहाँ से जो डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा ये पूरा का पूरा इसी तरीके से, और फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं कि द एंड ऑफ वन डिवीजन एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। तो इसके दरमियान जो फेज है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। और फिर इंटरफेस को मजीद 3 फेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है G1 फेज, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। दोबारा सुन लें, इंटरफेस लॉन्गेस्ट पार्ट है सेल साइकिल का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है। इसके बाद जब एक सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाए उसके दरमियान और फिर दोबारा जब दूसरा स्टार्ट होता है तो उसके दरमियान जो गैप है तो इसको हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। पहले हम डिस्कस करेंगे G1 फेज कि G1 फेज किसे कहते हैं। यहाँ पे जो G आया है ये निकला है गैप से, जो नॉर्मल गैप होता है ना वहां से ये निकला है। यह भी है लॉन्गेस्ट एंड इंटरफेस। ये इसमें ये जो G1 फेज है ना ये इंटरफेस में लॉन्गेस्ट है। यहाँ पे अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस इस पूरे सेल साइकिल में लॉन्गेस्ट फेज है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम G1 फेज की बात कर ले तो G1 फिर इस इंटरफेस में जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो इसमें ये G1 फेज सबसे ज्यादा टाइम लेता है और इसमें हम कहते हैं कि ये G1 फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल ग्रो होता है साइज में, यहाँ पे सेल साइज में ग्रो होता जाता है और उसके बाद वहां पे कुछ केमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। एक तो सेल साइज में ग्रो होता जाता है,
दूसरा उसमें कुछ केमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, और तीसरा वहाँ पे वो खुद को डीएनए रिप्लिकेशन के लिए तैयार कर लेता है। डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो अपना डीएनए है वो डिवाइड हो जाता है, तो उसकी अपनी एक कॉपी बन जाती है। तो वहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि दो डीएनए आ जाते हैं, डीएनए खुद को डिवाइड कर लेता है, तो उस डिवीजन को हम फिर कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। तो ये खुद को तैयार कर लेती है उस डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ एंजाइम्स वगैरह भी बन जाते हैं। तो G1 फेज में क्या होता है, सबसे पहले सेल की साइज इंक्रीज होती जाती है, दूसरा वहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, उसके अलावा डीएनए खुद को तैयार कर लेती है रिप्लिकेशन के लिए, और जो तीसरा काम यहाँ पे होता है वो वहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि उस सेल डिवीजन में फिर इस्तेमाल होंगे। तो यही काम होता है G1 फेज में। इसके बाद इस फेज की अगर हम बात करें तो इस फेज निकला है सिंथेसिस फेज या सिंथेसाइज्ड फेज, जिसमें जो डीएनए की रिप्लिकेशन यहाँ पे होनी थी, मतलब ये है कि यहाँ पे जो डीएनए रिप्लिकेशन की तैयारी होनी थी वो रिप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है। G1 फेज में उस डीएनए रिप्लिकेशन की तैयारी होती है, और फिर इस फेज में वो डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है, वहां पे उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, और साथ में ग्रोथ भी इंक्रीज होती जाती है। ये नहीं है कि मतलब सिर्फ यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है और फिर मजीद यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है, तो दरमियान में ये चेंजेस भी आते हैं और साथ साथ में उसकी साइज जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद आती है G2 फेज। G2 फेज में क्या है कि ये पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड द स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या है, ये है G2 फेज यहाँ पे, लेकिन द कंप्लीशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, तो डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इस फेज के बिल्कुल आखिर में। इस फेज के बिल्कुल आखिर में डीएनए रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस फेज के दरमियान और जो डिवीजन फेज के स्टार्ट के दरमियान जो गैप है इसको हम कहते हैं G2 फेज। इस पेज जब कंप्लीट हो जाए और फिर डिवीजन पेज जब स्टार्ट होता है तो उसके दरमियान जो गैप है उसको हम कहते हैं फिर G2 फेज। इस G2 फेज में होता है प्रोटीन की प्रिपरेशन। कौन से प्रोटीन की यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रिपरेशन हो जाती है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब भी सेल खुद को डिवाइड कर लेता है तो उसके जो डॉटर सेल है वो साइज में फिर इंक्रीज होते जाएंगे, तो जब वो साइज में इंक्रीज होते जाएंगे तो फिर जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वहाँ पे फिर दोबारा डिवीजन कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। फिर सेल साइकिल के दो फेजेस है, इंटरफेज और डिवीजन फेज। तो जो इंटरफेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, वहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह हो जाता है, और उसके बाद जो डिवीजन फेज है उसमें फिर उसकी डिवीजन हो जाती है। पहले इंटरफेज में पहले होता है G1 फेज, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। G1 फेज लॉन्गेस्ट फेज है, इसमें सेल का साइज इंक्रीज होता जाता है और इसमें सेल खुद कर लेता है डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, कुछ केमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं और साथ में कुछ एंजाइम्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं यहाँ पे। इस फेज में वो डीएनए रिप्लिकेशन जो जिसकी तैयारी यहाँ पे हो चुकी थी वो यहाँ पे हो जाता है और साथ साथ में साइज भी उसका इंक्रीज है। साथ में G2 फेज में जो G2 का जो फेज है वो सिंथेसिस फेज के एंड में और डिवीजन फेज के स्टार्ट में जितना भी गैप है उसको हम G2 फेज कहते हैं, और यहाँ पे भी प्रोटीन्स की तैयारी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं, और फिर यही प्रोटीन फिर बाद में जो डिवीजन फेज है वहाँ पे फिर इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, तो डिवीजन फेज में अब हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस और मियासिस को। तो माइटोसिस और मियासिस ये डिवीजन फेज में आते हैं, और इससे पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी मिसाल के तौर पर G1 फेज, S फेज और G2 फेज, तो ये एंटर फेज में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये पूरा सेल साइकिल है। फिर सेल साइकिल को डिवाइड किए गए हैं दो फेजेस में, एक है एंटर फेज, दूसरा है डिवीजन फेज। एंटर फेज में फिर G1 फेज, S फेज और G2 फेज जो कि अभी हमने पढ़ लिए, और उसके बाद डिवीजन फेज में फिर है माइटोसिस और मियासिस। तो माइटोसिस आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर मियोसिस कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस में फर्क क्या है और ये कौन कौन से सेल्स में होते हैं, उसका जो डिफरेंस है वो तो हम लास्ट में फिर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये कौन कौन से सेल्स में होता है ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। तो माइटोसिस होता है हमेशा बॉडी सेल में, और उसके मुकाबले में मियोसिस होता है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स में, या इसको हम कहते हैं सेक्स सेल्स। तो इसमें ये हो जाता है,
बॉडी सेल का मतलब ये है कि हमारे स्किन सेल्स, हमारे नाखून, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर। लेकिन उसके मुकाबले में जो मियासिस है वो जर्म सेल्स या जिसको हम सेक्स सेल्स कहते हैं उसके अंदर ये हो जाता है। ये मेल के अंदर भी होता है और ये फीमेल के अंदर भी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस को और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मियोसिस को। तो यहाँ पे एक और बात अपने ज़हन में रखें कि ये इंटरफेस दोनों में सेम होता है। अगर उसमें मियासिस होना है उस सेल में तो उसमें भी, अगर उसमें माइटोसिस होना है तो उसमें भी। तो ये इंटरफेस दोनों डिवीजन में सेम होता है, लेकिन ये फिर सेल पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर ये वाला प्रोसेस हो जाएगा इंटरफेस वाला, तो फिर अगर वो सेल बॉडी सेल है तो फिर उसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेल जर्म सेल है या सेक्स सेल्स है तो फिर वहां पे मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले हो जाएगा, फिर अगर वो बॉडी सेल है तो माइटोसिस उसके अंदर हो जाएगा। अगर उस पर वो जर्म सेल है या सेक्स सेल है तो फिर उसके अंदर हो जाएगा मियोसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे माइटोसिस को। माइटोसिस क्या है कि सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, इन ईच सेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम एज पेरेंट सेल। मतलब ये है कि जिसमें एक सेल डिवाइड हो जाता है दो में, लेकिन उसके जो डॉटर सेल आते हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लेट्स सपोज ये अगर एक सेल है तो ये दो में डिवाइड हो गया, तो इस वाले सेल में 46 क्रोमोसोम है। जिस तरह इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसी तरीके से उसके डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम आएंगे। ये जो दो सेल हो जाए इसमें भी 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। अब ये कैसे आते हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो माइटोसिस का डिफिनीशन ये है कि जिसमें एक सेल डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में। ये बात आपने याद रखना है कि टू डॉटर सेल में डिवाइड होना है। मियासिस में फिर वो 4 में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे माइटोसिस में एक सेल डिवाइड हो जाता है दो सेल्स में और फिर उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहता है। सेम का मतलब ये है कि जितना पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम है उतने ही उसके डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो ये तो होगा माइटोसिस का डिफिनीशन, और मैंने साथ में ये भी बता दिया कि ये बॉडी सेल के अंदर होते हैं। इसके बाद है कि फेजेस, कि माइटोसिस को कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो माइटोसिस को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज यहाँ पे है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। तो 4 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज के हवाले से कि प्रोफेज किसे कहते हैं। तो प्रोफेज का मतलब यह है कि ये सबसे पहला फेज है। तो ये प्रोफेज G2 फेज के बाद फिर शुरू हो जाता है। जिस तरह हमने बता दिया कि G2 फेज इंटरफेज का लास्ट फेज है, उसके बाद फिर डिवीजन फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो डिवीजन फेज का सबसे पहला फेज प्रोफेज है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर जितना भी डीएनए वगैरह मौजूद है उसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। तो वो क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस हो जाएगा, वो कॉइल हो जाएगा और वो इख्तियार करेगा शेप किस चीज का, क्रोमोसोम का। क्रोमेटिन नेटवर्क मतलब जो डीएनए वगैरह न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है वो सारे के सारे डीएनए कंडेंस हो जाएंगे और कॉइल हो जाएंगे और क्रोमोसोम की शेप इख्तियार कर लेंगे। क्रोमोसोम का शेप किस तरीके से है, तो इस तरीके से वो आ जाते हैं क्रोमोसोम का शेप, और वो इस तरीके से एक शेप बना लेता है। तो यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया, एक एक्स शेप का ये वो हासिल कर लेते हैं। तो ये हो गया क्रोमोसोम का एक शेप। तो फिर इस क्रोमोसोम में दो चीजें हैं, एक ये वाला जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। तो एक क्रोमेटिड ये हो गया, ये वाला ये एक क्रोमेटिड है। इसी तरीके से इस साइड पे ये वाला ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो इन दोनों को फिर हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब सिस्टर क्रोमेटिड इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये दोनों क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम से उसका ताल्लुक है, तो इसी वजह से इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। मिसाल के तौर पर दो बहनें अगर होती है तो इसका अगर उन दो बहनों का एक बाप से ताल्लुक होता है तो हम उसको सिस्टर कहते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये, दूसरा क्रोमेटिड ये, और इन दोनों क्रोमेटिड्स का ताल्लुक सेम क्रोमोसोम से है, तो फिर इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और उसके बाद ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सेंट्रोमियर के जरिए। सेंट्रोमियर यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट होता है, तो इसी सेंट्रोमियर के जरिए ये दोनों क्रोमेटिड इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये तो हो गया क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर कि पहले उसके अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद है वो कंडेंस हो जाएंगे, वो कॉइल हो जाएंगे और इसी शेप में आ जाएंगे। और फिर हर एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हो गए और ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सेंट्रोमियर के जरिए। इसके बाद फिर मजीद चीजें होती है। मिसाल के तौर पर इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाएगा। सेल के अंदर
जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है ना, वो सारा का सारा डिसअपियर हो जाएगा। लेट्स सपोज ये वाले यहाँ पे एक मेम्ब्रेन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे वो मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन यहाँ से गायब हो जाएगा। तो पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, दूसरा उसमें जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो कंडेंस हो जाएंगे, साथ में जो यहाँ पे ये सेंट्रियोल मौजूद है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं कलेक्टिवली, तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा दो में, और इसी तरीके से वो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा। ये वाला इस साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करेगा और ये वाला इस साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो उसी टाइम पे उससे फिर स्पिंडल फाइबर्स भी निकल आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इससे निकाले हैं ये वाले, इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स फिर इन सेंट्रियोल से एराइज होना शुरू हो जाएगा। याद रखें कि एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। तो इसी तरीके से वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे अपोजिट पोल की तरफ। तो यहाँ पे अपोजिट पोल पे आ गया, तो एक सेंट्रियोल यहाँ पे आ गया, दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो नेटवर्क मौजूद था क्रोमेटिन नेटवर्क, उन्होंने क्रोमोसोम का शेप इख्तियार किया है और यहाँ पे मैंने बनाया है। इसके बाद ये जो स्पिंडल फाइबर्स इन सेंट्रियोल से एराइज होते हैं, वही स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से अटैच होने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये वाला एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के साथ इस सेंट्रियोल का भी स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा और इस सेंट्रियोल का भी स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि एक ही क्रोमोसोम के साथ दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे और वहां पे रह जाएंगे। तो इसी तरीके से कि नेटवर्क कंडेंस हो गया, कॉइल हो गया, क्रोमोसोम की शेप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाना और स्पिंडल फाइबर्स का एराइज हो जाना, सेंट्रियोल का दूसरे अपोजिट पोल्स पे चले जाना और फिर उसका क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाना। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बेसिकली अटैच होते हैं सेंट्रोमियर के साथ, जो मैंने बताया है यहाँ पे सेंट्रोमियर के साथ ही अटैच हो जाएंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पे प्रोपेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेटाफेज की अगर बात की जाए तो मेटाफेज में इतना कुछ खास होता नहीं है, लेकिन जो क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद थे प्रोपेस के दौरान और जिसके साथ ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो चुके हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर्स कुछ उसमें शॉर्ट हो जाएंगे, कुछ लेंथी हो जाएंगे और उन क्रोमोसोम्स को बिल्कुल अरेंज करेंगे सेंटर में। यहाँ पे देख लें, ये बिल्कुल सेंटर में वो अरेंज हो चुके हैं। तो जब ये सेंटर में अरेंज हो जाएंगे तो फिर उस सेंटर में अरेंज शुदा क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, उसको कहा जाता है। तो पहले ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। अब मेटाफेज में फिर वो क्रोमोसोम जितने भी है वो बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। तो जब एक मर्तबा वो सेंटर में अरेंज हो गया तो फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा तीसरा फेज, जिसको हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज में फिर क्या होता है, एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स जो कि एक दूसरे के साथ अटैच थे, लेकिन वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। किस तरह जुदा हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसके साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच है। तो ये तो हो गया स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच है, तो ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जाएंगे या कंट्रैक्ट होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये वाला स्पिंडल फाइबर इस साइड पे कंट्रैक्ट होता जाएगा और ये वाला स्पिंडल फाइबर इस साइड पे कंट्रैक्ट होता जाएगा, शॉर्ट होता जाएगा। तो ये क्रोमोसोम्स जो कि यहाँ पे मौजूद है तो वो एक दूसरे से जुदा कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये क्रोमेटिड, ये वाला जो क्रोमेटिड है ये दूसरे क्रोमेटिड से जुदा हो जाएगा। तो एक क्रोमेटिड एक साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करेगा, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करेगा। जिस तरह ये हो गया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये क्रोमोसोम तो मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे उसका जो एक्स शेप है क्रोमोसोम का वो चेंज हो गया और एक क्रोमेटिड इस साइड पे मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और दूसरा क्रोमेटिड इस साइड पे मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो उसी दौरान उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन, वो अंदर की साइड पे फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे वो फोल्डिंग वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो फोल्डिंग वगैरह उसके साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये फोल्डिंग स्टार्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म डिवीजन, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। एक इसमें है कैरियोकाइनेसिस, एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं ना, ये पूरे सेल में यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे, यहाँ तक उसमें चेंज नहीं आ रहे, सिर्फ उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं कि जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब एक्चुअल सेल में डिवीजन आ जाता है, सेल में चेंजेस आ जाते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे एनाफेज के दौरान ये साइटोकाइनेसिस वाला प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, ये दोनों क्रोमेटिड एक
दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स पे मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये वाले क्रोमोसोम इस साइड पे, ये वाले क्रोमोसोम उस साइड पे मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहां पे शुरू हो जाता है चौथा फेज, जिसको हम टीलोफेज कहते हैं। ये टीलोफेज लास्ट फेज है और ये टीलोफेज बिल्कुल अपोजिट है प्रोफेज के। प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट है। अब किस तरीके से अपोजिट है? इसी तरीके से कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा रीअपेयर हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो चुका था, गायब हो चुका था, लेकिन यहाँ पे वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा वापस आ जाएगा। यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल या जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे वही जो क्रोमोसोम वाला शेप है वो दोबारा क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। वो दोबारा वो अपना जो उसका ओरिजिनल शेप है वो दोबारा उसमें चला जाएगा। और इसी तरीके से जो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ये सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि प्रोफेज में पहले क्या होता है, ये डिवीजन बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, सेंट्रोसोम जो यहाँ पे मौजूद है वो डिवाइड हो जाएगा, अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ये इस साइड पे, ये इस साइड पे, और साथ में उससे स्पिंडल फाइबर्स भी निकल आ जाएंगे और वही स्पिंडल फाइबर्स फिर उन क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे यहाँ पे और उनको बिल्कुल सेंटर पे अरेंज करेंगे मेटाफेज के दौरान। और फिर यहाँ पे एनाफेज में वही क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, वो स्पिंडल फाइबर उन क्रोमोसोम को अपनी अपनी तरफ पुल कर देते हैं और साथ में वहां पे वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग भी आ जाती है, वो फोल्डिंग भी कर लेते हैं और इसी तरीके से वो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस भी वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो टीलोफेज है तो टीलोफेज में वो साइटोकाइनेसिस वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है, साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका था वो दोबारा वापस आ जाता है, जो क्रोमोसोम का शेप है वो चेंज हो जाएगा, दोबारा क्रोमेटिन नेटवर्क की तरफ वो चला जाता है और इसी तरीके से ये दो सेल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब इन दो सेल्स के साथ क्या होगा, इन दो सेल्स में दोबारा इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा इसमें इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये सेल है तो ये साइज में इंक्रीज होता जाएगा, इसी तरीके से ये इंक्रीज होता जाएगा, तो इसमें मिसाल के तौर पर G1 फेस हो गया या S फेस हो गया, इसके बाद G2 फेस और दोबारा इसी तरीके से मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये हो गया G2 फेस और इसी तरीके से ये दोबारा ये पूरा साइकिल चलता जाएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया ना कि ये एक सेल है, तो जब ये सेल हो गया तो इसको हम कहते हैं कि ये मैच्योर अभी नहीं है, तो ये सेल साइज में भी ग्रो होता जाएगा और पहले उसमें आ जाएगा G1 फेज, फिर वो आ जाएगा इस फेज में और इसी तरीके साइज में भी बढ़ता जाता है और जो केमिकल चेंजेस वहां पे आने थे वो जो मैंने बता दिए थे वो यहाँ पे आएंगे इसी तरीके से, फिर उसमें G2 फेज आ जाएगा और फिर इसी तरीके से वो प्रो फेज में एंटर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये पूरा साइकिल इसी तरीके से वो चलता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं माइटोसिस और इस पूरे के साइकिल को हम कहते हैं सेल साइकिल। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या होते हैं माइटोसिस के। ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ लिया इसका हमारे बॉडी को क्या फ़ायदा है। तो बेसिकली इसी माइटोसिस की वजह से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है, तो इसी माइटोसिस की वजह से हम ग्रोथ कर सकते हैं। आप सबको पता है कि जब भी कोई एक नया बच्चा पैदा हो जाता है या एक छोटा प्लांट होता है या एनिमल होते हैं, तो जब वो पैदा हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन फिर उसकी साइज़ इंक्रीज होती जाती है, हर एक दिन हर एक साल वो इंक्रीज होती जाती है उसकी साइज़ और फिर वो अपने मैक्सिमम साइज़ को अचीव कर लेता है। तो इस साइज़ का इंक्रीज हो जाना, ये ग्रोथ, ये किस वजह से होता है, ये होता है इसी माइटोसिस की वजह से, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होती है। जिस तरह मैंने बता दिया कि एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है और फिर इसी तरीके से वो सेल मजीद डिवाइड हो जाते हैं, तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद है वो डिवीजन कर लेते हैं और हम आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसी माइटोसिस की वजह से हम ग्रोथ कर सकते हैं, हमारा साइज इंक्रीज होता जाएगा। ये इसकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इसके बाद दूसरा जो है वो है रिपेयरिंग। अब रिपेयरिंग का काम क्या है या रिपेयरिंग का मतलब क्या है, तो रिपेयरिंग का मतलब ये है कि कभी कभी हमारे हाथ जख्मी हो जाते हैं तो वो वही जख्मी हाथ फिर दोबारा खुद को ठीक कर लेता है, वहां पे वो हीलिंग कर लेता है। तो जब वो हील हो जाता है तो उसकी जो हीलिंग है वो इसी माइटोसिस की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी की ये उंगली यहाँ पे वो कट हो जाए, तो जब यहाँ पे अगर वो कट हो जाए तो फिर वहां पे मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और ये चीजें एंटर हो सकते हैं, लेकिन हमारा जिस्म क्या कर लेता है, वहां पे डिवीजन कर लेता है, दोनों साइड्स पे वो डिवीजन कर लेता है और इसी तरीके से वो जो जख्म है वो बंद हो जाएगा। वहां पे वो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर उसकी एक किस्म की रिपेयरिंग हो गई। तो ये रिपेयरिंग का काम भी इसी माइटोसिस की वजह से होता है कि जब भी किसी का हाथ जख्मी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है इंसान के बॉडी के अंदर, वो दोबारा खुद को ठीक कर लेता है। तो इस रिपेयरिंग के काम में भी माइटोसिस इन्वॉल्व है। यहाँ पे
अगला आता है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये दोनों रिप्रोडक्शन के बेसिकली टाइप्स है, एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है, मिसाल के तौर पर एनिमल्स में और ह्यूमंस में जिस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन उसके मुकाबले में बैक्टीरिया में या प्लांट्स में भी होते हैं, प्लांट्स में तो दोनों होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों, लेकिन बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है उसको फिर हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि इसमें कोई भी मेल या फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें कोई भी मेल या फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो जिन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है। अब ये किस तरीके से होता है, तो लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया का एक डायग्राम है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो उसका डीएनए उसके अंदर मौजूद है, ये उसका डीएनए है, अपने बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले इस डीएनए के अंदर रिप्लिकेशन हो जाएगा, जिस तरह मैंने बता दिया कि रिप्लिकेशन क्या है कि एक डीएनए खुद की अपनी एक कॉपी बना लेता है। तो इसी तरीके से ये डीएनए अपनी एक कॉपी बना लेता है। जिस तरह मैंने साइटोकाइनेसिस का जिक्र कर दिया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसी तरीके से एक फोल्डिंग आ जाती है, ये सेल मेम्ब्रेन इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और फिर इसी तरीके से वो सेल एक दूसरे से जुदा हो जाएगा और इसका डीएनए इसमें आ जाएगा और इसी तरीके से इस साइड का डीएनए इसमें आ जाता है। तो इसमें एक सेल दो में डिवाइड हो गया। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे किसी किस्म का मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसमें फिर डिवीजन हो जाएगा, इसी तरीके से वो डिवीजन हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद की तादाद में इजाफा कर लेता है लेकिन वहाँ पे किसी किस्म की मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस की वजह से होता है। इसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब यह है कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट वो खराब हो जाए या बॉडी पार्ट वहां से रिमूव हो जाए तो कुछ दिनों के बाद वो दोबारा उसको ग्रो कर लेता है। मिसाल के तौर पर आप सबने देखा होगा कि लिजर्ड्स की अगर हम बात कर ले तो लिजर्ड्स का जो टेल है वो कट हो जाता है, वो वहां से रिमूव हो जाता है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, और फिर कुछ दिनों के बाद उस लिजर्ड का जो टेल है वो दोबारा ग्रो हो जाएगा। तो जब वो दोबारा ग्रो हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। तो माइटोसिस के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो उसमें ग्रोथ आ गया कि जिसमें साइज इंक्रीज होता है। दूसरा उसमें आ गया रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का मतलब यह है कि अगर हाथ जख्मी हो जाए तो फिर वो जगह जब दोबारा ठीक हो जाती है तो इसको हम रिपेयरिंग कहते हैं। इसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया कि जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, वहां पे कोई भी गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस की वजह से होते हैं। और फिर जो आखिर में है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पार्ट वो खराब हो जाए, वो कट हो जाए तो फिर वो दोबारा ग्रो हो जाता है, तो इसको फिर हम कहते हैं रीजनरेशन। मिसाल के तौर पर लिजर्ड का जो टेल है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में मियोसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।